शीतल एक डॉक्टर थी और विनय एक कंपनी में नौकरी करता था। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद विनय और शीतल ने एक फ्लैट ले लिया और शहर में ही रहने लगे। विनय के माता पिता दूसरे शहर में रहते थे। कुछ दिनों के लिए विनय के माता पिता उसके पास रहने के लिए आने वाले थे। शीतल, मैं माँ पापा को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। चलो, आज संडे है, हम दोनों की क्लिनिक की छुट्टी रहेगी, तो थोड़ा समय भी निकल आएगा। हाँ, पर मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। हो सकता है बीच में मुझे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी देखनी पड़े। हाँ, कोई नहीं, सब हो जाएगा। चलो, मैं आता हूँ। और फिर विनय अपने माता पिता को ले आता है। बड़ी कमजोर हो गई हो बहू, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? कहाँ माँ जी, मेरा तो वजन बढ़ गया है। मैं तो वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ। आप क्या लेंगी माँ जी? वो मेरी 2-3 अर्जेंट अपॉइंटमेंट है एक वीडियो कॉल पर कुछ पेशेंट देखने। उसके बाद मैं नाश्ते में कुछ बना लूंगी। अरे बहू, हमारी चिंता मत करो, हम कुछ भी खा लेंगे भाई। तुम जो है काम करो। अच्छा? हाँ, तुम चिंता मत करो बहू, और कुछ बनाना होगा तो मैं बना लूंगी। शीतल अपने रूम में चली जाती है। माँ, क्या बना रही हो? बेटा, ये आलू रखे थे, इनकी आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। बस अब पूड़ियां तलनी रह गई हैं। सोचा आज तुम दोनों की इतवार की छुट्टी है तो बढ़िया नाश्ता होना चाहिए। बहू बेचारी भी तो काम में लगी रहती है, आज मेरे हाथ का गर्मा गर्म नाश्ता करेगी। माँ, पूड़ी और शीतल वो इतना ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाती, और तो और वो मुझे भी नहीं खाने देती। अरे कोई बात नहीं, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तो मेरी बहू जरूर खाएगी। हाँ, कोई नहीं, सब हो जाएगा। चलो, मैं आता हूँ। लीला नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद शीतल कमरे से बाहर आती है। हो गया बहू काम, आओ नाश्ता कर लो। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। नाश्ता आपने बना भी लिया? मुझे थोड़ा टाइम लग गया। आपको सब्जियां मसाले वगैरह सब रसोई में मिल गए थे ना? विनय पोहा ऊपर की अलमारी में रखा था। तुम्हारी सास ने नाश्ते में पोहा नहीं, पूरी आलू बनाए हैं भाई। हाँ बहू, पोहा तो तुम लोग रोज खाते हो। आज तुम्हारी छुट्टी है तो मैंने सोचा कुछ अलग सा नाश्ता बना लेती हूँ। मैं गरम गरम पूड़ी निकाल कर ला रही हूँ, तुम और विनय बाबूजी के साथ बैठकर नाश्ता कर लो। माँ जी, पूड़ी बहुत ऑयली होती है, अगर मैंने खा ली ना तो पूरा दिन काम नहीं कर पाऊंगी। शीतल देखती है कि उसकी बात से उसके सास ससुर बुरा मानने वाले हैं, तो वो बात को बदल देती है। अच्छा ठीक है माँ जी, बस एक पूड़ी देना, मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ। अच्छी बनी है माँ जी। और मैं बोल रही थी दोपहर में आप क्या खाओगे? मैं विनय के साथ जाकर सामान और सब्जियां खरीद लाती हूँ। अरे तुम आराम करो बहू, मैं और तुम्हारे बाबूजी चले जाएंगे, हमारा थोड़ा टहलना हो जाएगा। हाँ बहू, यहाँ के बाजार तो मैं अच्छे से जानता हूँ। विनय बेटा, हम लोग ले आएंगे, तुम अपना जो भी कोई जरूरी काम है वो निपटा लो। एक ही तो छुट्टी मिलती है तुम दोनों को। क्या हुआ पापा, ठीक तो हो? बाबूजी क्या हुआ, मुझे बताइए। पता नहीं, बेचैनी सी हो रही है। आज तुमने अपनी बीपी की दवाई नहीं खाई होगी, तभी ऐसा हुआ है। लीला, बस खाने जा ही रहा था, अभी तो नाश्ता किया। तुम जानती हो, नाश्ता करके ही तो दवाई लेता हूँ। माँ, बाबूजी को बीपी की दवाई दे दो, इनका बीपी ज्यादा आ रहा है। अचानक एकदम कैसे बीपी बढ़ गया पापा? शीतल, तुम इस बारे में कुछ बता सकती हो? कोलेस्ट्रॉल और बाबूजी का ये बढ़ता हुआ वजन, ये 2 कारण तो मैं अभी बता सकती हूँ। बाबूजी, आपको अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैंने एक इंजेक्शन दे दिया, इससे कंट्रोल हो जाएगा। हाँ बहू, अब ठीक लग रहा है। बाबूजी, अब डॉक्टर बहू के घर आयो, डॉक्टर बहू की रसोई में खाना बनेगा तो डॉक्टर बहू के हिसाब से ही बनेगा। माँ जी, अब आप भी अपने खान पान पर कंट्रोल कर लो, नहीं तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक कह रही हो बहू, एक काम करते हैं, तुम मुझे बताओ रसोई में क्या क्या बनाना है, मैं तुम्हारे बाबूजी के लिए और सबके लिए वही बना दिया करूंगी। ठीक है माँ जी, चलो फिर मैं और आप आज बाजार चलते हैं और कुछ घर के लिए हेल्दी सामान खरीद कर लाते हैं। शीतल कुछ देर बाद वो अपनी सास को लेकर बाजार जाती है और सारा सामान खरीद कर घर लौटती है। इतना सारा सामान खरीद लिया बहू, सच तुम्हारे साथ आज बाजार में बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, हम हर संडे एक साथ मार्केट चला करेंगे। नमस्ते दादी, कैसे हो? अरे मेरा प्यारा बच्चा अंकुर, मेरा लाडला, तू कब आया? दादी बस अभी आए,
मम्मी पापा भी आए हैं। नमस्ते ताई जी, कैसी हो शीतल? मैंने सुना आप आए हुए हैं तो मिल आती हूँ। आज इनकी भी छुट्टी थी। अच्छा किया भाभी, बहुत समय से आप लोगों से मिलना भी नहीं हुआ था। हम लोग भी बिजी होते हैं और आप और भैया भी। आप लोग बैठो, मैं ये सामान रख दूं। नमस्ते ताई जी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अजय बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम लोग मिलने आए। नीलम और अजय लीला की जेठानी के बेटा बहू थे जो उसी शहर में रहते थे। दिक्कत तो मेरे भी बहुत रहती है शीतल, तेली एसिड बनता है, जरा सा कुछ खाता हूँ कि एसिड बन जाता है, जलन रहती है, सीने में बहुत परेशानी होती है। कोई बात नहीं भैया, मैं आपको मेडिसिन लिख दूंगी, आप ले लेना, उससे आराम पड़ेगा। और आप एसिड के लिए प्लीज ऑयली फूड, जंक फूड और बाजार का खाना अवॉइड करो। जितना हो सके हल्का हल्का खाना खाओ ताकि आपको एसिड ना बने। दादी, मुझे बर्गर खाना है। हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हारे दादाजी से बर्गर मंगवाती हूँ। बस जब देखो बर्गर, पेटी, पिज्जा यही खाने का सूझता है। मैंने सुबह नाश्ते में आलू के सैंडविच बनाए तो वो इसने नहीं खाए, अब बर्गर खाएगा। ये भी बहुत परेशान करता है। कोई बात नहीं नीलम बहू, मैं अभी इसके लिए बर्गर वगैरह ले आता हूँ। शीतल ने उस समय कुछ बोलना ठीक नहीं समझा क्योंकि नीलम और अजय उनके घर पर मेहमान थे। कुछ देर बाद शीतल के ससुर बर्गर खरीद कर ले आते हैं। अंकुर बर्गर खा लेता है पर कुछ देर बाद अंकुर के पेट में दर्द होने लगता है। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज फिर तुम्हारे पेट में दर्द है? शीतल, अंकुर के पेट में अक्सर कुछ खाकर दर्द हो जाता है, जरा इसको चेक करना। भाभी, अंकुर बाजार का कितना जंक फूड खाता है? प्लीज आप सच बताना। ये जब भी स्कूल से आता है इसके हाथ में कभी बर्गर, कभी पेटी, कभी कुलचे छोले और तो और ठंडी वो बर्फ वाली आइसक्रीम होती है, वो भी खाता हुआ आता है। बस भाभी, यही वजह है, ये सब हमारे खान पान से जुड़ा होता है। ये लो अंकुर बेटा, ये दवाई खा लो, अभी पेट में दर्द ठीक हो जाएगा। और भाभी, अगर अंकुर बर्गर मांगता है तो आप उसको घर पर चपाती रोल बना कर दिया करो। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको चपाती रोल बनाकर दिखाती हूँ। शीतल नीलम और लीला को अपनी रसोई में ले जाती है और कुछ रोटियां लेकर साथ में सब्जी और पनीर लगाकर बढ़िया से चपाती रोल और पिज्जा स्टाइल की रोटी तैयार करती है। सब लोगों को रोल और पिज्जा स्टाइल रोटी बहुत टेस्टी लगती है। चाची जी, मेरे पेट में दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, क्या मैं ये खा सकता हूँ? हाँ हाँ अंकुर बेटा, तुम बिल्कुल खा सकते हो, पर एक शर्त है, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद बाजार का जंक फूड नहीं खाओगे। मम्मी आपके लिए दाल सब्जी जो भी बनाएंगी आप वही खाओगे। प्रॉमिस चाची जी, मैं बाजार का जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं मम्मी के हाथों का बना ही खाना खाऊंगा। थैंक यू शीतल। भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। सब शीतल की बात को गहराई से लेते हैं। शीतल अपनी रसोई में बनाने वाले नाश्ते से लेकर रात के डिनर की सारी चीज अपने सास ससुर को भी बताती है और अपने जेठ जेठानी को भी। वो सब बहुत खुश होते हैं कि शीतल एक बहुत अच्छी होनहार डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी बहू भी है। शीतल बहू, तुमने दोपहर के लिए लौकी मंगवाई थी और पपीता बहुत बढ़िया आया हुआ था, मैं वो भी ले आया हूँ। अच्छा किया बाबूजी, मैं दिन में काट दूंगी, फिर सब खाएंगे। शीतल की सास उसे अपने गले से लगा लेती है। शीतल भी खुश थी कि उसके सास ससुर ने उसकी बातों को महत्व दिया और उन पर अमल किया। रमा, मधु और सुधा आशा देवी की 3 सरकारी बहुएं। रमा पेशे से सरकारी वकील थी, मधु एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और छोटी बहू सुधा एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी। तीनों बहुएं नौकरी वाली थीं, इसलिए तीनों ही पूरा दिन व्यस्त रहती थीं। इसी वजह से रोजाना किसी न किसी बात पर तीनों बहुओं में लड़ाई हो ही जाती थी, खासकर तब जब होता था इतवार यानी कि संडे। क्या बात है आशा जी, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी होकर आ रही हो? आज इतवार है ना, बहू बेटे देर से सोकर उठेंगे, सोचा घर पर क्या करूं, मंडी ही हो आती हो। अच्छा, आज तो तीनों बहुओं की छुट्टी होगी, चलो बढ़िया है, तीनों बहुएं सरकारी नौकरी वाली हैं। वैसे तीनों ही काम वाली हैं तो आपस में बर्तन खड़क ही जाते होंगे। अरे नहीं, मेरी तीनों बहुओं में बहुत प्रेम है, उनमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती। अभी तक तो सब उठकर अपना अपना काम निपटा चुकी होंगी। अपनी वकालत घर में मत झाड़ो भाभी, मैं भी बड़े स्कूल में प्रोफेसर हूँ, मुझे भी गणित आती है। आलू के पराठे में प्याज नहीं डलेंगे, सिर्फ आलू पराठा ही बनेगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम आलू के मसाले में प्याज कैसे नहीं मिलाती हो। तुम अकेली आलू का पराठा खाने वाली नहीं हो, हम सब हैं।
अरे तो किसने मना किया? 6 आलू हैं, 2-2 तीनों के हो गए। ये 2 मेरे, ये 2 मेरे। ओहो, बहुत बढ़िया। खुद दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख लिए और मुझे ये गले हुए खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूं? मैं अपना आलू नहीं दूंगी। मैं भी क्यों दूं? इतनी मुश्किल से संडे आता है, आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूं? आलू तो मैं लेकर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गऊ हैं, मुंह में जबान नहीं है, तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम, पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी। पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद। आशा के इतना कहते ही तीनों बहुएं उसके मुंह पर हाथ रख देती हैं। माँ जी, आज कह दिया, आगे से ना कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बातें मत करो। आपके बिना हम तीनों अधूरी हैं माँ जी, आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? देखो, जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो। आशा देवी अपनी तीनों बहुओं को ऐसी ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी। उसके बाद तीनों बहुएं मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती हैं। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच आशा देवी की बदौलत तीनों बहुओं में आपसी प्यार बना हुआ था। आशा देवी की ननद मनोरमा कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। मनोरमा स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू है, पर क्या करे, है तो आशा देवी की ननद ही ना। आशा भाभी, कहाँ हो? मैं तो कब की बाल धोकर बैठी हूँ। तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी? जी रुको, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बनाकर ला रही हूँ। बुआ जी पाए लागू, मैं चलती हूँ, आपको शाम को मिलूंगी। मैं भी चलती हूँ बुआ जी, प्रणाम। ओहो, मुझे भी आज लेट हो गया। मधु भाभी रुको, मुझे अपनी स्कूटी पर जरा बस स्टैंड तक छोड़ देना, आज कैब बुक ही नहीं हो रही। ये बढ़िया बात रही, तीनों बहुएं काम पर निकल गईं, अब तुम सारा घर का काम करोगी। तो क्या हुआ जीजी, सफाई बर्तन वाली लगी हुई है, घर का काम करने में हर्ष थोड़ी है। तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो। ये लो पोहा और चाय लो, बाकी सब चिंता छोड़ दो। मनोरमा की बुरी आदत चुगली करने की बाज कहाँ आने वाली थी। जब आशा ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया तो वो तीनों बहुओं को भड़काने लगी। अरे रमा बहू, क्या कर रही हो? अंदर आ जाऊं? हाँ बुआ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपका अपना घर है, कहीं भी आओ जाओ। अच्छा, अलमारी में कपड़े लगा रही हो? सचमुच कितना थक जाती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, वो कल मधु ने मशीन लगाई थी तो कपड़े धोकर रख दिए थे, वही तह लगा रही हूँ। अच्छा, तभी मधु का मुंह बना हुआ था, बोल रही थी सारा दिन अकेले काम में लगी रहती हूँ। वो प्रोफेसर है ना, तो जल्दी घर आ जाती है, इसलिए वो ज्यादा काम करती है। अच्छा, ऐसा कहा? पर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं और सुधा हम दोनों भी तो इतना काम कर लेती हैं। मधु फालतू की बातें कर रही है। रमा को भड़काने के बाद मनोरमा ने मधु और सुधा को भी झूठ मूठ की पट्टी पढ़ा दी। क्या रमा भाभी और सुधा ने ऐसा कहा? उनसे ज्यादा घर खर्च में पैसे मैं लगाती हूँ। उन दोनों की इतनी हिम्मत ये कहने की कि वो मेरे से ज्यादा घर खर्च करती हैं। आपको पता है बुआ जी, कितनी बार रमा भाभी और सुधा के जन्मदिन एनिवर्सरी पर मैंने महंगे महंगे तोहफे लाकर दिए हैं। अच्छा हुआ बुआ जी आपने मुझे बता दिया, ये दोनों मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मनोरमा तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी थी। तीनों बहुओं के व्यवहार में फर्क साफ दिखाई दे रहा था। ये तीनों को क्या हो गया है? आज इतवार के दिन घर में इतनी शांति कैसे बनी हुई है? रमा बहू, क्या हुआ? आज रसोई में कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बनाना क्या? मुझे नहीं पता माँ जी, मैंने अपने और सुधीर के लिए छोले भटूरे मंगवाए थे, हमने वही नाश्ता कर लिया है। रमा भाभी, बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, हमने भी स्पेशल अमृतसरी कुलचे मंगवा कर खा लिए हैं। हमारा भी आज संडे है, सुनील और मैं मूवी देखने भी जा रहे हैं। मैंने भी जलेबी समोसे खाए हैं, खुद कमाती हूँ, किसी का दिया नहीं खा रही। मैंने और रवि ने हैवी नाश्ता किया है, बढ़िया, कितने दिनों बाद। ये हो क्या रहा है इस घर में? एक दूसरे से सीधे मुंह बात करने को तीनों तैयार ही नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये तीनों मेरे से इस तरह बात नहीं करती। और ये मनोरमा जी कहाँ गई है? बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रही, लगता है कमरे में होंगी। उनकी चाय वहीं दे आती हूँ। अरे मैंने भाभी की तीनों बहुओं में ऐसी फूट डाली है, ऐसी फूट डाली है कि पूछो मत। बड़ा इतरा रही थी तीनों बहुओं को लेकर।
ओह, इसका मतलब ननद जी ने मेरे घर में आग लगाई है। इनका पर्दाफाश मैं ही करूंगी। मनोरमा की आदत थी फोन पर हर बात अपनी बेटी को बताने की। आशा देवी ने एक दिन अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके मनोरमा के कमरे में रख दिया और जानबूझकर मनोरमा से बातों बातों में बात करने लगी। भाभी, तुम मुझे पहले कहती तो मैं बहुत पहले ही ये काम कर देती। अब तुम अपना दुख मुझसे कह रही हो कि तुम अपनी तीनों बहुओं से तंग आ चुकी हो, उनकी सेवा करके तुम थक जाती हो। चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी हूँ। मनोरमा सारी सच्चाई बोल देती है कि कैसे उसने रमा, मधु और सुधा से एक दूसरे के लिए चुगली की थी। आशा तो यही चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और वो मौका देखकर अपनी तीनों बहुओं के सामने अपनी ननद मनोरमा की सच्चाई सुना देती है, जिसे सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। मनोरमा शर्म से लज्जित हो जाती है और वापस अपने घर चली जाती है। मुझे अपनी तीनों बहुओं पर नाज है। तुमने किसी के भड़काने पर अपने ही घर में फूट डाल दी। मैं तो दुनिया से कहती हूँ मेरी तीनों बहुएं बहुत समझदार हैं, उनमें आपस में एकता है। कभी भी किसी के भड़काने में मत आना, नहीं तो घर को टूटते देर नहीं लगती। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। तीनों बहुओं में फिर से एकता हो जाती है और आशा देवी का परिवार टूटने से